चलिए लेट्स स्टार्ट। तो अब तक क्या क्या हुआ, तो अब तक आपने देखा है ना। तो सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी, पहले एपिसोड में हम लोग ने देखा था वर्क के बारे में, है ना। हमने देखा था वर्क क्या होता है। वर्क होता है बेसिकली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क का जनरल फॉर्मूला क्या था, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क का जनरल फॉर्मूला क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, जहां थीटा क्या होता था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। फिर हम लोग ने नेचर ऑफ वर्क देखा था कि नेचर ऑफ वर्क, तीन टाइप के नेचर ऑफ वर्क देखे थे, ध्यान देना बाबा, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, जब फोर्स या उसका कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो तो उससे होने वाला वर्क, उस फोर्स से होने वाला वर्क पॉजिटिव माना जाता है। वहीं जब फोर्स या उसका कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उस फोर्स से होने वाला वर्क नेगेटिव माना जाता है। और अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट को पूरा का पूरा परपेंडिकुलर हो तो उससे होने वाला वर्क जीरो है। पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या होता है कि इस फोर्स ने इस मोशन को सपोर्ट किया था। नेगेटिव वर्क का मीनिंग क्या होता है कि उसने क्या किया था, उस फोर्स ने उस मोशन को अपोज किया था। फिर उसके बाद हमने कहा परपेंडिकुलर, तो ही वर्क डन जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि उस डिस्प्लेसमेंट में उस फोर्स का कोई रोल नहीं है, इसी कारण से उसका वर्क जीरो होता है। फिर हम लोग ने देखा था वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, अगर फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है तो वर्क डन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बोले इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ डी एक्स करके। अगर मान लो कि वो फोर्स सिर्फ वन डायमेंशनल है, यानी सिर्फ एक ही एक्सिस पे लगा है और डिस्प्लेसमेंट भी एक ही एक्सिस पे हुआ है, तो इससे काम चल जाता है। मगर मान लो कि अगर टू डायमेंशनल है तो क्या लिखेंगे, एफ वाई डी वाई वाई वन टू वाई टू और एफ जेड डी जेड जेड वन टू जेड टू, है ना। ये हम लोग ने देखा था। उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट मैं यहां लाना चाहूंगा इस मामले को लेकर कि अगर फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम रहा तो क्या रहेगा, क्योंकि यहां तो भाई क्या था, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ क्या है, एक्स है। तो आपकी जो फोर्स की इक्वेशन थी वो एक्स में थी और आपने आराम से उसे इंटीग्रेट कर लिया था डीएक्स को मल्टीप्लाई करके। मगर फोर्स अगर फंक्शन ऑफ टाइम है तो क्या करेंगे आप, आपको याद होगा, अगर मैंने कहा था क्या तरीका होता उसको करने का, कौन बताएगा, बैठे रहे अभी बाहर, लेट आया ना, एफ इंटू वी इंटू डी टी, है ना। आप क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करके जो भी है वो वैल्यू, एफ वी की वैल्यू निकालते हैं और फिर उसको डी टी से मल्टीप्लाई करते हैं। खैर वो एक आगे का पार्ट था। फिर हमने ये देखा था कि भैया इंटीग्रेशन इज इक्विवेलेंट टू एरिया अंडर द कर्व। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन लेने से वर्क डन मिलता था। तो अगर मैं फोर्स वर्सेस पोजीशन का कोई भी एक ग्राफ बना लेता हूं और उसके नीचे का एरिया अंडर द कर्व ले लेता हूं तो वो एरिया अंडर द कर्व भी मुझे क्या देगा, वर्क देगा। फिर उसके बाद हमने देखा था वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे। हमने देखा था कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्सेस होते हैं जिसमें वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, ना कि पाथ फॉलोड पर। अगर आप मान लो कि ये एक जगह से दूसरी जगह पे एक ऑब्जेक्ट गया है ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, कौन से कंजर्वेटिव फोर्स हो सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और क्या था, और कुछ था, स्प्रिंग फोर्स का, इलास्टिक फोर्स। तो अगर एक ऑब्जेक्ट किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के कारण यहां से यहां गया, या फिर ऐसा घूमते हुए इधर आया है, या फिर ऐसा घूमते हुए ऐसा आया है, तो भैया तीनों भी केसेस में, अरे बेटा इधर ध्यान देते हैं, तीनों भी केसेस में वर्क डन कैसा माना जाता है, सेम माना जाता है। वहीं अगर एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब कैसा, ए से बी पर गए, फिर बी पर और फिर बाद में घूम फिर के आप वापस ए पर आ गए, तो पूरे क्लोज लूप में वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स कितना होता है, जीरो होता है। ओके। फिर बात हुई वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसे फोर्सेस जिसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड करते हैं, तुम किस रास्ते से गए थे ये बात मायने रखती है ना, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे मायने नहीं रखता।
तो बोले भैया वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स है ना, वो होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वो होते हैं जिसमें वर्क डिपेंड करता है पाथ फॉलोड पे। आई बात समझ में? अब अगर उसमें क्लोज लूप का फॉर्मेशन होता है, मान लो आप यहां से यहां गए, ए से लेकर बी तक है ना, डिस्टेंस S1 कवर किए, और वहां पर बी से लेकर ए पर वापस आए आप, मान लो डिस्टेंस S2 कवर किया आपने, तो अब मैं बोलूंगा वर्क डन ड्यू टू पाथ S1 एंड वर्क डन ड्यू टू पाथ S2, ये दोनों भी अलग अलग रहेंगे, है ना, या फिर मैं कहूंगा दोनों का जो सम रहेगा वो 0 नहीं रहेगा। हालांकि कंजर्वेटिव फोर्स में वो दोनों का सम कैसा था, 0 था, मगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में दोनों का सम 0 नहीं होता। फिर आया था वर्क एंड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमने देखा था कि वर्क जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है ना। हमने वो ट्रेन का एग्जांपल लिया था कि एक वर्कर है जो किसी बॉक्स को ढकेल रहा है, 2 ऑब्जर्वर है, एक ट्रेन में बैठा है, एक बाहर बैठा हुआ है, ट्रेन धीरे धीरे भी आगे जा रही है ना। मान लो 2 सेकंड के अंदर ट्रेन 10 मीटर आगे चलेगी, 2 सेकंड के अंदर ट्रेन 10 मीटर आगे चलेगी। ओके, अब यहां जो ट्रेन में बैठा हुआ आदमी है वो देखेगा वर्कर ने 5 मीटर उसको लोटा, 5 मीटर डब्बे को लोटा, तो मैं कहूंगा जो ऑब्जर्वर ट्रेन में बैठा है उसके लिए बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आप बोलिए 5 मीटर, मगर जो ऑब्जर्वर बाहर खड़ा हुआ है उसके लिए बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 15 मीटर। बॉक्स आगे गया 5 मीटर और ट्रेन भी आगे गई ना 10 मीटर, तो दोनों का मिलाकर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, 15 मीटर। तो इससे क्या साबित हुआ कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या 15, तो दोनों का वर्क डन भी अलग अलग आ जाएगा। फोर्स तो एक ही बंदे ने लगाया ना, वर्कर ने, दोनों के लिए फोर्स सेम है मगर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, तो इसीलिए वर्क डन भी दोनों के लिए अलग अलग आएगा। फिर हम लोग ने देखे था वर्क डन ऑन पुलिंग अ चेन ऑन द टेबल, कि किसी भी चेन को टेबल पे खींचना है तो कितना वर्क करना पड़ता है, तो उसके लिए हमने डिराइव किया था एक फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला। क्या था वो, mgl अपॉन ट्वाइस ऑफ n स्क्वायर। क्या फॉर्मूला था वो, mgl ट्वाइस ऑफ n स्क्वायर। L बोले तो लेंथ ऑफ कंप्लीट चेन, मास ऑफ m बोले तो मास ऑफ चेन, और n बोले तो फ्रैक्शन जो उसका नीचे लटक रहा है, फ्रैक्शन। अगर 1/3 है तो n की वैल्यू 3 है, अगर 1/4 है तो n की वैल्यू 4 है, 1/8 है तो n की वैल्यू 8 है। आया समझ में? फिर अगला पार्ट हमारा आया था एनर्जी का कंसेप्ट। एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, हम उसे कहते हैं एनर्जी। कोई भी काम करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी का बेसिकली ऐसा यूनिट जूल होता है, सीजीएस यूनिट अर्ग होता है ना, और जूल को अर्ग में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻⁷, है ना। अगर मैं किसी भी नंबर को जो जूल में दिया हुआ है 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो अर्ग में कन्वर्ट हो जाता है। मगर उसके अलावा भी एनर्जी के कुछ यूनिट्स हैं, जैसे कि न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर की न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स भी माने जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आप जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें बहुत देखने को मिलेगा आपको, है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10 चार्ज की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर एक था किलोवाट आवर, अगर किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है तो 3.6 इंटू 10⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर एक था कैलोरी, कि एनर्जी को कैलोरी से जूल में कन्वर्ट करना है तो 4.18 या अप्रोक्सीमेशन में 4.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आया समझ में? फिर हमने पढ़े थे बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, फिजिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन, एनर्जी एंड मास का इक्विवेलेंस, आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से निकाला गया, E = mc², है ना। हमने ये बताया कि भैया अगर कोई ऑब्जेक्ट, है ना, क्योंकि आइंस्टाइन का मानना था कि एनर्जी और मास आपस में इंटर कन्वर्टिबल है, आप एनर्जी को मास में, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। एनर्जी खुद एक मास का दूसरा रूप है, ये आइंस्टाइन ने बताया था। अगर ऐसी बात सही है कि ये दोनों एक ही बात है, तो बोले फिर आपको कन्वर्ट करना है अगर किसी मास को एनर्जी में, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला था E = mc²। उसी एग्जाम्पल को देखने के लिए हमने 2 फिनोमिना देखे थे। एक था एनिहिलेशन ऑफ मैटर, कि जब एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों भी एक साथ कोलाइड होते हैं तो वो पूरे गायब होकर 2 गामा रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एक था क्रिएशन ऑफ पेयर, है ना, आप किसी न्यूक्लियस में 2 गामा रेडिएशन अगर इंसिडेंट करते हैं तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है, न्यूक्लियस की मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और फिर उसके बाद हम पढ़े थे आगे काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी में हमने क्या कहा था कि एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं।
है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, वैसे तो फॉर्मूला था mc² अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v² अपॉन c² माइनस mc², है ना। मगर ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी लागू था जब आपकी वेलोसिटी कंपैरेबल हो टू द स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी कंपैरेबल हो टू द स्पीड ऑफ लाइट। मगर इन जनरल हम जो स्टडी करते हैं मैकेनिक्स में, वहां पर स्पीड कंपैरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट नहीं होती। तो अब उसमें हम लोग फिर फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करते हैं, हाफ ऑफ mv²। फिर काइनेटिक एनर्जी का हमने एक और फॉर्मूला देखे थे, वो था इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम p² अपॉन ट्वाइस m। और उस पर रिलेटेड हमने कई सारे ग्राफ देखे थे, खासतौर से मास का और काइनेटिक एनर्जी का बदलता हुआ ग्राफ देखे थे। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सीधी लाइन थी, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो एक हाइपरबोलिक कर्व था, है ना। फिर उसके बाद हम लोग ने उसमें कई सारे फॉर्मूले देखे, और खास तौर से याद दिला दूं मैं आपको क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एक खास किस्म का हमने वैल्यू देखा, क्या परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला देखे थे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। चलो ठीक है, यह हुआ काइनेटिक एनर्जी के बारे में। फिर आए थे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी बॉडी में जो एनर्जी जमा हो जाती है सिर्फ उसी पोजीशन चेंज करने के कारण। जैसे कि आप गुलेल को ऐसा खींचते हैं, है ना, तीर कमान को आप उसके तार को ऐसा खींचते हैं, है ना, आप गन को भी जब लोड करते हैं तो उसमें स्प्रिंग उसका जो दबता है, ऐसे सारी चीज़ें जो है। अब इवन आपको अगर कोई चीज़ फेंकना भी है तो आप हाथ पीछे लगा ले जाकर खींचते हैं, है ना, और फिर उसको फेंकते हैं ऐसा। तो पोजीशन चेंज करने के कारण जो उसमें एनर्जी आ जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और हमने देखा था वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन। हमने देखा था वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। फिर उसके बाद हम लोग ने कहा था कि उससे फिर हमारे एक रिलेशन निकाले थे हम लोग ने कि फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस du/dx, अगर u इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, है ना। मगर u अगर एज अ फंक्शन ऑफ x, y, z रहा तो क्या, तो फोर्स के लिए फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे माइनस नैबला u, यानी कि फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस डेल u अपॉन डेल एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल u अपॉन डेल एक्स इंटू जे कैप प्लस डेल u अपॉन डेल z इंटू के कैप, है ना। तो सॉरी हाँ, डेल y, है ना। इसका मीनिंग हुआ था पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू z। फिर हम लोग ने नेचर ऑफ फोर्सेस देखे थे कि ग्राफ की मदद से आप नेचर ऑफ फोर्स पता लगा सकते हैं स्लोप को ध्यान में देकर। अगर हमने कोई ग्राफ ड्रॉ कर लिया है कुछ भी ऐसा रैंडम नंबर ऐसा शेप का, तो मैं देखूंगा देखो ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। अगर ये स्लोप पॉजिटिव है तो यानी du/dx कैसा है, पॉजिटिव है। और ये पॉजिटिव जब इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी ग्राफ का ये हिस्सा क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव फोर्स, और नेगेटिव फोर्स क्या इंडिकेट करता है, अट्रैक्टिव फोर्स। ये हिस्सा कैसा है, नेगेटिव है। ये स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, यानी du/dx कैसा है, नेगेटिव है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि वो क्या इंडिकेट करेगा, रिपल्सिव फोर्स। जबकि ये जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट्स, ये आपको क्या इंडिकेट करते हैं, जीरो फोर्स, क्योंकि वहां स्लोप कैसा है, जीरो है। जिस पॉइंट पे जीरो फोर्स आता है उस पॉइंट को कहा जाता है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम इस पे जो कहा जाता है जब बॉडी पे कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं मगर सभी फोर्सेस का सम क्या है, जीरो है, या उसका लीनियर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसे कहते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब हम इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने कहा हम तीन तरह के इक्विलिब्रियम देखते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप उसकी जगह से सरकाते हैं और उस पर लगने वाले फोर्स उसको वापस उसकी जगह पे ला लेते हैं, तो उस इक्विलिब्रियम को क्या कहा जाता है, स्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जब किसी ऑब्जेक्ट को उसकी जगह से सरकाया और उस पर लगने वाले फोर्सेस उसको और दूर लेकर चले गया, तो उसे हम लोग कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो फिर उसके बाद आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को उसको जगह पे सरकाते हैं, उसकी जगह से सरकाते हैं, ना वो वापस आता है ना वो दूर जाता है, वो जहां है वहीं रह जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम में और मैक्सिमम होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, है ना, और यहां पर कांस्टेंट होती है। और अगर आपको याद होगा डबल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, डबल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x d2u अपॉन dx², स्टेबल इक्विलिब्रियम में पॉजिटिव होता है, अनस्टेबल में नेगेटिव होता है और न्यूट्रल में जीरो होता है ना। यहां तक कि मुझे लग रहा है कि ये पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट था।
फिर हम लोग ने आगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखे थे, जिसका फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किए थे एस एम जी एच अपॉन वन, डिराइव नहीं किए थे, डायरेक्ट बताया था, एम जी एच अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर, एंड एम जी एच अपॉन वन प्लस, बता दूं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच वन प्लस एच अपॉन आर होता है। जैसे कि मैंने कहा कि ये फॉर्मूला तब के लिए है जब h कंपैरेबल टू द रेडियस हो, h इज कंपैरेबल टू द रेडियस। मगर h अगर बहुत ज्यादा छोटा रहा रेडियस से तो उस सिचुएशन में क्या, तो बोले उस वक्त आपको h की वैल्यू, h अपॉन आर की वैल्यू 0 मानना पड़ेगी, और उस सिचुएशन में फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ mgh बोल के रह जाता है। आइए बात समझिए आपको, है ना। फिर हम लोग ने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देखे थे। जब भी आप किसी स्प्रिंग को ऐसे स्ट्रेच करते हैं तो आप वर्क कर रहे हैं, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, और वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होता है, तो बोले माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग क्या होता, तो बोले हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। अगर किसी स्प्रिंग को आप एक x1 पोजीशन से x2 पोजीशन तक खींचते हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, है ना। ये हम लोग ने बेसिक फॉर्मूला देखे थे आपके स्प्रिंग का। फिर गए थे हम लोग आपके वर्क एनर्जी थ्योरम पे। वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने देखा था वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस, चाहे वो कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, एक्सटर्नल हो एंड इंटरनल हो, सारे जितने भी फोर्सेस जानते हैं आप, सारे के सारे फोर्सेस के कारण जो टोटल वर्क डन होगा इज इक्वल्स टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आई थिंक यहां तक के हमारा हुआ था, है ना। ये पूरा रिकैप जो हुआ अब तक के वो। अब हमको देखना है एनर्जी का आखिरी हिस्सा, वो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो वहां बढ़ने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि उसका टाइटल नंबर क्या था, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अमजद, भेजो बच्चे को अंदर जो बाहर है, और पानी, हाँ वही। सोहन जरा खोल दे दरवाजा। हाँ, टाइटल नंबर क्या बताया आपने, 6.5। अनस, फरजान, साइम, कुछ साइम बोल रहा, सॉरी अहमर, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वो चल रहा डिस्कशन, तो फिर बाद में, क्लास के बाद में, है ना। बात करो, मिलो, झूलो, ठोका मारो, पीटो, कुछ भी करो, काट डालो एक दूसरे को, बस क्लास के बाद। 5.6 ना, सॉरी 6.5। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो जिसमें हम लोग सबसे पहला पार्ट जो पढ़ने वाले हैं, सेक्शन ए, conservation of energy in conservative force field, conservation of energy in conservative force field, ठीक है। तो देखो, फॉर एनी बॉडी इन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी भी बॉडी के खातिर के लिए जो कि कहाँ है, एक आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब किसी पे वो डिपेंडेंट नहीं है ना, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, वर्क डन या नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या आएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना। बेटा ये कर लो, बातें काम में रुक जाता, कर लो, पहले कर लो। तुम भी जरा अपने पे ध्यान दो, जरा अपने काम पे ध्यान दिया करो, है ना। बिल्कुल भी कोई चीज़ पसंद नहीं,
है ना। जब मैं गर्ल से इंटरेक्ट कर रहा तुम लोग का मेरे को बिल्कुल भी उसमें फालतू डिग्री नहीं चाहिए, छिछोरापन नहीं करना बिल्कुल भी। चलो हम ये जानते हैं कि वर्क डन, जब भी कोई बॉडी आइसोलेटेड सिस्टम में है तो नेट वर्क डन क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो हमें मालूम है पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन से कि नेट वर्क डन जो होता है, अब देखो क्योंकि मैं कौन से फोर्स फील्ड में हूं, कंजर्वेटिव फोर्स में, तो वो होता है माइनस यू एफ माइनस यू आई, या जिसको आप क्या लिख सकते यू आई माइनस यू एफ, या जिसको आप क्या लिख सकते है ना, माइनस साइन को अंदर भेजूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस यू आई माइनस यू एफ। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसे दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। तो ये डेफिनेशन है वर्क का, है ना, किससे, बाय द, ये है डेफिनेशन ऑफ वर्क डन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, और ये है वर्क का इक्वेशन बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि मैंने कहा ये सिस्टम आइसोलेटेड है तो उसका एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। जब भी आप वर्ड आइसोलेटेड वर्ड इस्तेमाल करते हैं इसका मीनिंग ये होता है कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, ये अपनी आजादी से जा रहा है ना, ये समझ में आया आपको। दूसरा एक और बात कि यहां पर ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव इन नेचर है, तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, है ना, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स का माइनस यू एफ माइनस यू आई, जिसको आप यू आई माइनस यू एफ लिख सकते हैं। तो बोले ये भी वर्क का फॉर्मूला, ये भी है वर्क का फॉर्मूला, तो मैं बोलूंगा देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 आप क्या लिख सकते हैं कि भैया आप इसको लिखेंगे कि यू आई माइनस यू एफ इज इक्वल्स टू के एफ माइनस के आई। दोनों का एलएचएस अगर सेम है तो आरएचएस भी क्या होगा, सेम होगा। अब एक काम करो, एक जैसे कैटेगरी वाले एक जगह पे, मतलब इनिशियल वाले एक जगह, फाइनल वाले एक जगह, माइनस के आई को उठा के इधर लेके आओ तो ये प्लस के आई हो जाएगा। तो के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ, है ना। यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल टोटल एनर्जी। मतलब भाई किसी भी सिस्टम में जिसमें कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड लग रहा है, जितना टोटल एनर्जी पहले था उतने ही टोटल एनर्जी बाद में मिलेगा। टोटल एनर्जी बोला है मैंने। अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी किसी तरह से कम हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मगर उससे टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। आई ना बात समझे आपको। या फिर अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो अपने आप पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, जिससे आप क्या कह सकते हैं कि भैया टोटल एनर्जी अभी भी क्या है, कांस्टेंट है। आई क्या बात समझ में, है ना। तो हम लोग इसे कहते हैं कि भैया ये जो आपने देखा कि ये आपका कांस्टेंट आता है ना, तो इसी पार्ट को कहा गया है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि मैं कोई भी काइनेटिक एनर्जी, एक तो इनिशियल या फाइनल जो लेना है ले लो, जैसे कि मैं इनिशियल ले लेता हूं, चलो के आई प्लस यू आई, मैं इसे क्या लिख सकता हूं, कांस्टेंट लिख सकता हूं, क्योंकि के आई प्लस यू आई, के एफ प्लस यू एफ कैसा है, सेम आने वाला है, तो ये वैल्यू तो हमेशा कैसे आने वाली है, कांस्टेंट लेने। मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं या डिफरेंशियल लेता हूं, टेकिंग डिफरेंशियल, जब मैं इसका डिफरेंशियल लूंगा यानी डेल्टा के आई प्लस यू आई, इसको डेल्टा कांस्टेंट, तो भैया किसी भी चीज कांस्टेंट चीज का डिफरेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू जीरो। अब कई लोग बोलेंगे सर डी आना चाहिए था, आपने गलती से डेल्टा लिख दिया। मतलब डी का मतलब भी चेंज ही होता है, डेल्टा का मतलब भी चेंज होता है। डी का मतलब होता है स्मॉल चेंज और डेल्टा का मतलब होता है लार्ज चेंज, है ना। तो वो जो फॉर्मूले है ना तुम्हारे डेरिवेटिव के, वो आप डी के साथ साथ डेल्टा से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना है कि वो क्या इंडिकेट करेगा, लार्ज चेंज। फिर कई लोगों के दिमाग में आ रहा है सर वो नीचे क्या आया नहीं विथ रिस्पेक्ट टू कुछ डीएक्स या डीटी, ऐसा कुछ आना चाहिए ना। मैंने एक इससे पहले भी शायद आपको बताया था कि हम डिफरेंशियल बिना उसके भी ले सकते हैं। जब मैं बोलता हूं डिफरेंशिएट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं लेना चाह रहा हूं dx अपॉन dt। अगर मैं अपनी सादी लैंग्वेज में बोलूं उसको क्या बोलना चाह रहा हूं कि x को बदलो वक्त के हिसाब से। डिफरेंशिएट बदलो, किसको बदलो, x को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। और अगर मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ डिफरेंशिएट करो, सिर्फ क्या करो, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू, कुछ बोला क्या मैंने,
नहीं, तो उसको सिर्फ dx बोल सकता हूं मैं। रूल अभी भी वही लगते हैं, वही रूल लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जो पुराने फॉर्मूले थे वही सारे हैं। एक आधा मैं और बैठ के बता दूंगा, ये अभी यहाँ उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ही है, तो इसलिए मैं थोड़ा इधर आऊँगा। तो मैं कहूँगा ठीक है, ये डिफरेंशियल है। डेल्टा क्या इंडिकेट करता है? डिफरेंशियल, मतलब बदलाव। सादी भाषा में बोले तो बदलाव। किस में बदलाव? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, प्लस पोटेंशियल। मगर आप कहेंगे सर उसमें तो कोई बदलाव होता ही नहीं, वो कांस्टेंट है, उसका चेंज कैसा है? कांस्टेंट है। अगर कोई बदलाव होता नहीं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी फिर? जीरो। टोटल बदलाव क्या रहेगा? जीरो। टोटल बदलाव क्या रहेगा? जीरो। मगर ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा चेंज जीरो होता है ना, सॉरी मिस्टेकली, ये मेरे को मालूम है पूरा का पूरा चेंज जीरो होता है, ये बात सही है, मगर इंडिविजुअली कोई चेंज नहीं होता, ऐसा गलत हो जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि के आई प्लस यू आई या काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का मिलाकर चेंज क्या है? जीरो है। जैसे कि मैं कहूंगा मेरे राइट हैंड में कितना पेन है? एक। यहां कितना है? दो, है ना। और अब मेरे राइट हैंड में क्या है? दो पेन है, और लेफ्ट हैंड में क्या है? एक। तो ओवरऑल क्वांटिटी में बदलाव आया क्या? टोटल क्वांटिटी में बदलाव आएगा? टोटल क्वांटिटी भी फिक्स है, वो कितनी है? 3। हाँ, मगर जो मेरे एक राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड में पेन के अंदर चेंजेस आया क्या? पहले मेरे राइट हैंड में कितनी थी? एक पहले, अब मान लो फिर से देते हैं, ये अभी कितनी है? एक, और अब कितनी है? दो। अब यहां दो हो गई, यहां एक हो गई। तो अगर मैं राइट हैंड में देखूं, सिर्फ राइट हैंड को देखूं, तो क्या इसमें चेंज आया क्या? ये आया ना। पहले एक पेन थी इसके पास, अब कितनी आ गई? दो। लेफ्ट हैंड, पहले दो पेन थी इसके पास, अब एक आ गई। तो मुझे एक बात बता भाई, इंडिविजुअली अगर मैं राइट हैंड को देखूं, लेफ्ट हैंड को देखूं, इनमें बदलाव आया है, इनमें चेंजेस आया है। अगर मिलाकर पूरा एक साथ देखूं तो पूरा मिला के बोले कितने? 3 पेन है। अच्छा, कितने पेन है? 3 पेन है। तो पूरा मिलाकर एक साथ देखेंगे तो वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट है। मगर अलग अलग देखेंगे तो वैल्यू कैसी है? वेरिएबल है। तो मैं वही बोलूंगा कि भैया पूरा ओवरऑल तो कांस्टेंट है, इसलिए उसका डिफरेंशियल क्या हो गया? जीरो हो गया। मगर इंडिविजुअली अगर आप देखेंगे, डेल्टा के आई प्लस डेल्टा यू आई, ये है ना वेरिएबल रहेगा। और फिर मैं लिख सकता हूं यहां पे कि भैया देयरफॉर डेल्टा के आई इज इक्वल्स टू डेल्टा यू आई माइनस ऑफ डेल्टा यू आई, माइनस ऑफ डेल्टा यू आई। डेल्टा के आई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू आई, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब डेल्टा के आई क्या है? मान लो कि डेल्टा के पॉजिटिव सेंस में बढ़ा है ना। डेल्टा के पॉजिटिव सेंस मतलब काइनेटिक एनर्जी पहले कम थी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी पहले कम थी, फिर वो वैल्यू बढ़ गई। तो मैं कहूंगा अगर मान लो कि हम यहां पर काइनेटिक एनर्जी में गेन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी में क्या करते हैं? गेन करते हैं। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। गेन इन जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो हमेशा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। या फिर मैं ऐसे कहूं कि भैया मेरा लॉस हो गया काइनेटिक एनर्जी में, तो बोले फिर क्या होगा? गेन हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। गेन काय में हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। ये समझ में आया कि भैया अगर एक का लॉस होगा तो दूसरे का गेन, और या फिर एक का गेन होगा तो दूसरे का लॉस होगा, है ना। ये फॉर्मूला लिख लो पूरा। Be fast. Very good.
लेफ्ट साइड का हो चुका हूँ आई थिंक, आगे का हो गया जो लिखाने वाला हूँ। गुड। Conservation of energy in non-conservative force field। तो अब अपने को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को स्टडी करना है, बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में स्टडी करना है, इन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। कंसिडर an object moving in non-conservative force field such as force of friction driven by some external force, जो किसी एक्सटर्नल फोर्स की मदद से आगे बढ़ रहा है ना। तो एक ऑब्जेक्ट को आप मान के चलो जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में ट्रैवल कर रहा है, जो किसी बाहर दूसरे एक्सटर्नल फोर्स फील्ड की मदद से आगे बढ़ रहा है। अब इससे एक बात तो समझ में आ गई कि भैया यहाँ पे जो कहा जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है ये, क्योंकि अगर ये सिस्टम आइसोलेटेड होता तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, है ना। बोल, मेरे को मैंने लिखा, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन नॉन कंजर्वेटिव, हाँ कॉन्जर्वेटिव हो गया हो, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड सच एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्रिवन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। तो फिर आप बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, तो अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करूं तो वर्क डन ड्यू टू नेट फोर्स इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप बोल सकते हैं। अब वर्क डन ड्यू टू नेट फोर्स, नेट फोर्स बोले तो क्या, सारे के सारे फोर्सेस, अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो बोले वो भी, अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो बोले वो भी, और अगर भाई आपका कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा तो भी, है ना। तो ये सारे के सारे फोर्सेस के कारण जो वर्क डन हो रहा है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। मगर मैं एक बात जानता हूं, बोले वो क्या, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को आप, बट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ये होता है माइनस ऑफ यूएफ माइनस यूआई, दैट इज इक्वल टू यूआई माइनस यूएफ, ये होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब अगर ये वैल्यू मैं यहां पर डाल दूं तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर यूआई माइनस यूएफ प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो बोले अब आगे क्या, तो मैं क्या करूंगा, इसको उधर लेके जाऊंगा ये वाले पार्ट को। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना, इज इक्वल्स टू के एफ माइनस के आई माइनस ऑफ यू आई माइनस यू एफ, यू आई माइनस यू एफ।
तो बोले ठीक है भाई, आगे क्या लिख सकता हूँ मैं फिर इसको, वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, है ना, ये माइनस साइन को अंदर घुसा, के एफ माइनस के आई माइनस यू आई प्लस यू एफ, क्या आ जाएगा, प्लस यू एफ। अब देखो एक काम करो, ये के एफ और यू एफ को एक साथ लिख डालो, जी हाँ लिख डाले, और इसमें से माइनस साइन को कॉमन निकाल लो, जी हाँ लिख डाले। तो इक्वेशन क्या बनेगा फिर, के एफ प्लस यू एफ माइनस के आई प्लस यू आई, ये आ गया मेरे पास, है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर सॉरी चेंज इन टोटल एनर्जी। वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं फाइनल एनर्जी टोटल एनर्जी माइनस इनिशियल टोटल एनर्जी, और आप सिंपली इसको ऐसा लिख सकते हैं, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, है ना, इज इक्वल्स टू सिंपली डेल्टा ई, है ना। तो हमने ये देखा, एक बात नजर आ रही है कि जब आप किसी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में ट्रैवल कर रहे हैं और जिसमें एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, तो इनिशियल टोटल एनर्जी और फाइनल टोटल एनर्जी का सम या उनका डिफरेंस बोलना चाहिए प्रॉपरली, वो जीरो नहीं होता। पिछली बार अगर आपको याद होगा, हमने कहा था कि भाई ई आई इज इक्वल्स टू ई एफ, ऐसा डिराइव किए थे हम लोग ने। तो ई आई माइनस ई एफ क्या होता है, पिछली बार हमने क्या देखा था, जीरो होता है। इनिशियल टोटल एनर्जी एंड फाइनल टोटल एनर्जी दोनों का डिफरेंस जीरो होता है, मगर हमें पता चला कि इस बार वो डिफरेंस जीरो नहीं होता। कहां बेटा, ऊपर ये यहां पे के एफ माइनस किया है जैसे कि वैसी, माइनस साइन को अंदर भेजे तो ये माइनस यू आई हो जाएगा और ये प्लस यू एफ हो जाएगा। फिर आपने क्या किए, के एफ और यू एफ को साथ में लिखे, ये प्लस है ना, और इन दोनों में से माइनस साइन को बाहर निकाले। तो भाई हमें यह पता चला यार, अगर आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में जा रहे हैं तो भैया आपकी इनिशियल और टोटल एनर्जी का डिफरेंस जीरो नहीं होता। अब अगर वो जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या, पिछली बार जीरो हो रहा था उसका मतलब क्या था, पिछली बार जीरो होने का मतलब था कि पूरी की पूरी मैकेनिकल एनर्जी सेम है ना, पहले और बाद वाली वैल्यू दोनों की दोनों वैल्यू कैसी है, सेम, पूरी की पूरी मैकेनिकल एनर्जी कैसी है, सेम है। मगर अब जो मैकेनिकल एनर्जी है वो सेम नहीं है ना, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो भाई जब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे पता चलता है उनमें फर्क। अच्छा, वो फर्क किसके बराबर होता है, वो होता है वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स के कारण। बोले जैसे एग्जांपल के तौर पे थोड़ी देर के लिए आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं। मैंने एक बॉक्स को ढकेला, यहां से एक बॉक्स को सरफेस पे से ढकेला। जब ढकेला था तो उसके पास एनर्जी थी 10 जूल। जब ढकेला था शुरू में उसके पास एनर्जी उसको कितनी थी, 10 जूल। टोटल एनर्जी मार लो कितनी है, 10 जूल। जब वो वहां तक पहुंचा उसके पास बची 6 जूल, है ना। तो फर्क कितने का आ गया, 4 जूल। तो पता ये चला कि 4 जूल गया कहां, तो बोले वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने खा गया, है ना। मान लो कि भैया तुम्हारे दोस्त के हाथों, तुम्हारे अब जो लोग यहां रूम पे रहते, हॉस्टल में रूम पे, मान लो तुम्हारे फादर ने या जो तुम्हारे पेरेंट्स है, गार्जियन ने, जो भी है, उन्होंने तुम्हारे को 1000 रुपए भेजे कि ले भाई उसको दे देना, तू जा रहा ना अकोला, इसको दे देना, है ना। वो जो तुम्हारा दोस्त था, ट्रैवलिंग चार्जेस, ये चार्जेस मिला के आपको हाथ में 600 रुपए था हमारा, तो 400 रुपए क्या करा, खा गया उसने। तो बोले भैया मैं लाया इतने, बोले 1000 रुपए संभाल के लेके आया, मुझे उसमें वर्क करना पड़ा, मेरी मेहनत हुई, तो बोले वो उसमें एनर्जी खर्च होगी नहीं, बोले तो उसको एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए मैंने रख लिया। तो वैसी मामला यहाँ फ्रिक्शन कर रहा कि आप ऑब्जेक्ट को ढकेल रहे, उसको एनर्जी दिए थे, मगर वहां पहुंचे तक कि वो एनर्जी उतनी मिली क्या, नहीं, बीच में वो जो फ्रिक्शन था उसने एनर्जी खा गया, है ना। आया समझ में आपको ये। तो इस तरह से वो जो फर्क है वो कहाँ किसके फॉर्म में आता है, एक आपके एक्सटर्नल एनर्जी वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स एज वेल एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दोनों के कारण, है ना। अब बोले सर, आप बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स का कैसा। अब मान लो कि ठीक है, जब मैंने ऐसा लोटा था, है ना, जब उसको ऐसा लोटा था तो उसमें मैंने देखा था कि 10 जूल दिया था और वहां कितना था, 6 जूल था।
अब मैं क्या कर रहा हूं, उसको खींच के ले जाने वाला हूं ऐसा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं। जब यहां से मैंने शुरू किया, जब मैंने यहां से शुरू किया तो भाई मुझे बताओ कितनी एनर्जी थी, 10 जूल। और अब यहां पर कितनी एनर्जी है, 8 जूल। अब कितनी है, 8 जूल, क्योंकि इस बार फोर्स लगा रहा हूं ना मैं यहां पे, तो भाई 8 जूल है। अरे भाई पिछली बार ढकेला था तो 6 जूल थे, है ना, और इस बार तो ढके रहा हूं तो 8 जूल है। ये कैसे क्या गया, क्योंकि उसमें आपका एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो वर्क डन है वो ऐड हो गया है कि नहीं, तो इसीलिए वो वैल्यू थोड़ी सी बदल गई। तो इस तरह से जो एनर्जी में फर्क आ रहा है ना, जो चेंजेस आपको आ रहे हैं, तो उसके अंदर आपको दोनों का देखना पड़ता है। वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स जो कि पॉजिटिव आएगा, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स जो कि क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन जो कि क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन जो कि क्या आएगा, नेगेटिव। जैसे अभी जो एग्जांपल लिया मैंने, कहा कि डेल्टा ई की वैल्यू 8 जूल आ रही है, सॉरी 2 जूल आ रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि बोले ऐसा है कि देखो भाई, मान लो, एक मिनट, ई एफ ये लिखना हो गया था ना, तो ई एफ माइनस ई आई, बोले यहां से सप्लाई कितने का किए थे, बोले 10 जूल का। अच्छा 10 जूल का सप्लाई किए थे, हासिल कितने का हुआ, तो बोले 8 जूल मेरे को हासिल हुआ। बोले फ्रिक्शन ने कितना एनर्जी खा गया, तो बोले 4 जूल। और एक्सटर्नल फोर्स ने कितनी एनर्जी दिया, तो आप बोलेंगे 2 जूल, है ना। एक्सटर्नल ने कितनी एनर्जी दिया, उसको सपोर्ट किया ना एक्सटर्नल फोर्स ने, तो उसने एनर्जी दिया। अगर ये नहीं रहता तो ये कितना खा जाता, 4 जूल। अगर ये नहीं रहता तो ये कितना खाता, 4 जूल। और आपको कितना फर्क मिलता, फिर यहां पर 8 मिलता था क्या, 6 मिलता था, है कि नहीं। मगर इसके रहने से हमारे लिए फायदा हुआ ना, है ना, क्योंकि इससे वर्क डन क्या होता, पॉजिटिव होता। इसके रहने से हमको थोड़ी सी एनर्जी मिल गई बाहर से, इसके रहने से थोड़ी सी एनर्जी बाहर से मिल गई, और कितनी मिल गई, +2 जूल। और अब मैं बोलूंगा, अब देखो -4 जूल +2 जूल, तो बोले कितना, -2 जूल। बोले कितनी खाया उसने, 2 जूल खाया। कितनी खाया, 2 जूल। हालांकि फ्रिक्शन ने खाया कितना, 4 जूल ही खाया, मगर हमने थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया, हमने थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया, है ना, कि भाई हाँ ठीक है ये ले लो, है ना, 2 जूल, ऐसा इस तरह से। तो यहाँ इस तरह से आपको ये मिल गया, है ना। जैसे मान लो भाई तुम्हारे दोस्त ने लाया है ना पैसे 600 रुपये, और उसने दूसरे दोस्त के हाथ में दिया, बोला कि भाई इसको पहुंचा दे, है ना, मेरा वहाँ जाना होता नहीं। वो जो तुम्हारा दोस्त है वो बहुत दानी है ना, बिल्कुल एकदम दिलदार है। उसने बोला यार इसके अब्बू ने तो 1000 रुपये भेजे थे, ये तो 600 रुपये है। बोले एक काम कर, 200 रुपये मैं मेरे जेब में से डाल देता। वो अपनी जेब में से 200 रुपये निकालेगा, 800 रुपये आपको थमा देगा। ऐसे दोस्त सबको मिले, है ना। बोले वो तो साला उल्टा और खा जाएगा, बोले उसमें से। तो भैया ये समझ में आया ये पार्ट, है ना। तो ये एनर्जी यहां पर रिलीज होती है। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, हम तो कहते हैं कि भाई एनर्जी कभी भी, एनर्जी कहीं पे भी, मतलब ना एनर्जी को खत्म किया जा सकता है ना एनर्जी को पैदा किया जा सकता है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ जो एनर्जी का फर्क हमको देखने में आ रहा है वो गया कहाँ, तो वो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। आप क्या करते हो, आप हाथ को रब करते हो सर्दी में सुबह सुबह, ऐसा जब आप इस तरह से रब करते हो, रब करने की वजह से फ्रिक्शन होता है, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन होता है, और वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, हीट के फॉर्म में। तो यहाँ जो हीट का जो लॉस, सॉरी एनर्जी का जो लॉस हुआ वो काय में कन्वर्ट हुआ, हीट में। मैं यहां लिख सकता हूं, एंड द लॉस ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। और लॉस ऑफ एनर्जी को आप क्या करते बेटा, हीट के फॉर्म में रिलीज करते हैं, जिसको मैं Q से इंडिकेट कर रहा हूं, है ना, इन द फॉर्म ऑफ हीट। -Q, हीट प्लस आने का मतलब होता है हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ है, और -Q का मतलब होता है हीट का रिलीज हुआ है, इसीलिए एमिशन हुआ है, यानी कि इसीलिए मैंने -Q इंडिकेट किया। डेल्टा E प्लस इज इक्वल टू -Q, लिख लो।
उम्मीद करता हूँ लेफ्ट साइड का हो चुका होगा। वो स्टेटमेंट हुए बाद वो ये बात अभी मत लिखना, चालू कर दीजिए। कुछ नहीं, एक स्टेटमेंट ऐड करना था, अगर नहीं भी लिखे होंगे लिख भी दिए होंगे कोई बात नहीं, आप एक सिर्फ एक स्टेटमेंट ऐड करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। आप लिखो हेंस, वही स्टेटमेंट याद होगा ना आपको, हेंस एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इक्वल ही नहीं रहे, नाइदर बी क्रिएटेड। एक मिनट, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, काइनेटिक it can be just converted from one form to another form. वो स्टेटमेंट तो तुमको याद होना चाहिए यार। Energy can neither be created nor be destroyed. It can be just converted from one form to another form. Energy can neither be created nor be destroyed. It can be just converted from one form to another form. चलिए अब ये प्रॉब्लम देखिए। A body of mass 5 kilogram is thrown vertically up with a kinetic energy of 490 joule. ठीक है भाई। What will be the height at which the kinetic energy of the body becomes half of its maximum value? Become half of its maximum value. तो एक ऑब्जेक्ट को यहां से नीचे से ऊपर फेंका गया और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बताई गई है? 490 जूल। तो सॉल्यूशन में मैं जाऊंगा, यहां पे लिखूंगा कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 490 जूल्स, है ना। आपको पता लगाना है वो हाइट जिस पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई, कैसे पता लगाएंगे? बहुत आसान है।
बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, LCE का मैं लिखूंगा तो उसका मतलब समझ जाना क्या लिखा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे LCM लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, LCE लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो भाई मैं बोलूंगा KI प्लस UI इज इक्वल्स टू KF प्लस UF, है ना। KI प्लस UI इज इक्वल्स टू KF प्लस UF। बात ऐसी है, जब वो यहां था, जमीन के काफी करीब था, उसकी हाइट तो जीरो मानी जाएगी। अगर हाइट जीरो मानी जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी, अरे भाई क्या MGH फॉर्मूला है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये जब ऊपर जाता तो कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो भैया यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी जाएगी। काइनेटिक एनर्जी है तुम्हारी 490 जूल, मगर वो डालेंगे बाद में, अभी का इसको ऐसी वैसी डालो। क्या है फिर उसके बाद जब वो H इज इक्वल्स टू, जब हाइट जो है पर्टिकुलर हाइट जहां पर एनर्जी आधी हो जाए वहां पहुंचा था, तो आपकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी वो हाफ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया आपका, mgh। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया था, mgh। अब ऐसा है कि ठीक है भाई, जब हाइट h पे पहुंचा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बदल गई, mgh से। अब इसको उधर लेके जाओ तो KI माइनस 1/2 KI इज इक्वल्स टू mgh। देखो mgh इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ KI। अब ऐसा है कि मेरे पास m की वैल्यू है क्या, हाँ है, मेरे पास m है, g है, काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल। तुम्हारे पास क्या है, दिमाग है। हो भाई कौन बोला, कौन बोला, तो हाफ ऑफ, अनस ने बोला, क्या बात है। तो अनस अपने दिमाग से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। हाँ, बिना सॉल्व किए जरा दिमाग से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अरे बिना सॉल्व किए दिमाग से बताओ। अरे भाई सिंपल है ना, 4.9 मीटर्स, 2 5 10 होता है ना, 49 डिवाइडेड बाय 10, 4.9 मीटर्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो सर्कुलर मोशन चैप्टर में आई थिंक हो चुका है ना, हो गया तो रहने दो ना सर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, एक बॉडी जो शुरू में आराम से बैठा हुआ था, स्लाइडिंग और फिसलते हुए जा रहा था अलोंग अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक, एक ऐसे रास्ते पे जिस पर कोई फ्रिक्शन नहीं था, फ्रॉम अ हाइट h, और एक ऐसी हाइट से जिसकी वैल्यू क्या आएगी, h, ब्रैकेट में लिख लो एज शोन इन फिगर, जैसे कि फिगर में बताया गया। जस्ट कंप्लीट्स, और वो किसी तरह से जब नीचे आता है फिसलते हुए, जस्ट कंप्लीट्स, तो बस वो किसी तरह से एक वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर पाता है, किसी तरह से, ऑफ रेडियस, उस वर्टिकल सर्कल का रेडियस कैपिटल R होगा।
देन हाइट h इज इक्वल टू, तो जो हाइट h है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो थोड़ा सा हेल्प करने के लिए आपको एक डायग्राम बना के दिया जाएगा। आप इमेजिन कर लो कि भैया ये हाइट h है, यहां से एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया है, हल्का सा ये मान लो कर्व्ड है, तो भैया ये गया 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 और यहां से इसने किसी तरह से एक लूप फॉर्म कर लिया, सर्कल कंप्लीट कर लिया, है ना। उस सर्कल का रेडियस कितना है बेटा, कैपिटल आर है। एच इज इक्वल टू आर नहीं है रे बाबा, देखने में लग रहा हूँ डायग्राम में हो, मगर एच आर के बराबर नहीं है, छोटा भी हो सकता है एच, आर एच से, या बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक रैंडम है, ठीक है। तो भैया अब कैसा, है ना। चलो भैया नाम देते हैं पोजीशंस को। सबसे पहले इस जगह का नाम क्या है ए, इस जगह का नाम क्या है बी। तो जब आप सॉल्यूशन में जाते हैं, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा, टोटल एनर्जी एट बी। जी हाँ, बिल्कुल सही। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि अगर भैया आपका कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है, अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो आपकी एनर्जी जैसे कि वैसी रहेगी, है कि नहीं। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, जो एनर्जी ऊपर थी वही एनर्जी नीचे है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। बोले हाँ, मान लिया। अब आगे क्या, तो ऐसा है कि ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो बोले हाइट कितनी है, एच है, तो ए पे पोटेंशियल एनर्जी आएगी mgh, और काइनेटिक एनर्जी ए पे क्या आएगी, भाई आपने वहां पर रख के उसको छोड़ा है, जस्ट ऐसे रख के छोड़ दिया, तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो असल में जीरो है ना। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। ओके, फिर उसके बाद हुआ ये घसरते 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 एकदम नीचे आ गया, जमीन पे आ गया। जब वो नीचे आया होगा, सबसे लोअर मोस्ट पोजीशन पे आया होगा, यहां से यहां फिसलते यहां तक आया होगा, तो भैया यहां अब उसकी हाइट कितनी होगी जमीन से, जमीन से हाइट कितनी होगी, जीरो होंगी। अरे वहीं से ना वो जमीन पे पहुंच गया ना, तो भैया अब हाइट अगर जमीन से जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी, तो भैया ये जीरो हो जाएगा। अच्छा ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, देखो वो तो क्या है, कोई ना कोई वेलोसिटी रहेगी बी पर, तो हाफ ऑफ एम वी बी का स्क्वायर। अब यहां पर एम और एम हो जाएगा कैंसल, है ना, क्योंकि इधर भी एम उधर भी एम हो जाएगा कैंसल। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर वी बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस जी एच, वी बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस जी एच। चलो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब क्या है, हमने क्या कहा कि देखो अगर मैं बहुत ज्यादा ऊपर से फेंकूंगा, छोड़ूंगा, अगर मान लो ये इंक्लाइन सरफेस बहुत ऊपर है, तो जब वो नीचे घसरते 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 आएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा हो जाएगी नीचे, और अगर नीचे बहुत ज्यादा हुई तो उसकी वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा रहेगी, फिर जब 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 2-3 बार मार लेंगे ऐसे कुलेंट है ना। अगर आपने क्या किए, वो यहां से छोड़े, बस थोड़ा सा छोड़ दिया यहां से, मान लो ये नीचे वाली हाइट से मैंने यहां से छोड़ा ऑब्जेक्ट को, तो होगा क्या कि वो यूं जाएगा, पूरा एक सर्कल भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठड़ करके नीचे गिर जाएगा। थोड़ा सा गया ऊपर, मैं अपन बोले अरे गया गया गया, नीचे गिर गया, है कि नहीं। तो भैया अगर मैंने क्या किया होता कि भैया यहां से छोड़ा होता तो ये ऐसा जाता, फिर यहीं गिर जाता था, मतलब पूरा एक सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाता था। मगर ये हाइट एच पर रखने से और यहां से छोड़ने से फायदा ये हुआ कि उसने पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया। अब अगर उसने पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया तो इससे मतलब क्या समझ में आ रहा है अपने को कि भैया यहां जो उसको वेलोसिटी मिली वो उस वेलोसिटी की बराबर है जो रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम वेलोसिटी होती है एक वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए। फिर दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, रिकॉल करो पिछले जन्म की बातें, जब आपने सर्कुलर मोशन नाम का चैप्टर पढ़े थे, नाम सुने हो, ये नाम सुने हो कभी, सर्कुलर मोशन? अरे बहुत अच्छे से याद आ गया, अच्छा बहुत अच्छी बात है।
सर्कुलर मोशन नाम सुने होंगे तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन यकीनन सुने होंगे, नहीं सुने? कौन था वो किसी बोलने वाला? एमर मतलब वाटलस है ना। वर्टिकल सर्कुलर मोशन नाम सुने ही होंगे। जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन नाम सुने होंगे तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था कि अगर आप चाहते हैं कि ये किसी तरह से कंप्लीट कर ले सर्कुलर मोशन, एक लूप बना ले कोई ऑब्जेक्ट, तो कम से कम नीचे कितनी वेलोसिटी देना पड़ती है? कम से कम कितनी वेलोसिटी देना पड़ेगा? यालाच म्हणतात आपण पुढचा पाठ आणि मागच्या सपाट, है ना। याद करो, कुछ याद करो, ऐसी कुछ बना के बताया था मैंने। अरे नहीं बोले, वापस आ गए। रखो, अभी रखो, वहीं रखो, रुको। तो देखो, चलो, हाँ ठीक है, देखो, है ना, मास। अब ऐसा है कि देखो ये यहीं आ गया, तो अब अगर मैं ये दिया, हाँ अब ये ज्यादा हो गई वेलोसिटी, है कि नहीं। अब अगर मैं बोलूंगा हाँ अब ये किसी तरह से एक लूप कंप्लीट किया, तो ये वेलोसिटी कितनी दिया होगा मैंने इसको? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अब बोलो, एक मेरे साथ बोलो, जो बोल रहा हूं मैं। हम बोलो, अरे बोलो, हम, मेरे को छोड़ के रे बाप नालायक है नहीं है तू तो महानालायक है, नालायकों का भाव से तो भैया तुम हो नालायक, बिल्कुल याद ही नहीं रखते जो पुराना पढ़ाया जाता। अब फिजिक्स हार्ड है, अरे तो करो ना, सर्कुलर मोशन दिए ना, तुमने एग्जाम टेस्ट दिए, कैसे दिए? बोले सर देख कर। अरे गधो, नालायको, बेवकूफो, माठ्या हो, हमारे काकानी सर बोलते थे माठ्या। अरे गधो, बोला करो, सुनो रे, यहां अंडर रूट ऑफ 5RG 5GR, अंडर रूट ऑफ 5GR याद है, ऑड नंबर, अंडर रूट ऑफ GR, अंडर रूट ऑफ 3GR, अंडर रूट ऑफ 5GR, है ना। नीचे कितनी वेलोसिटी देना पड़ता है एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए? अंडर रूट ऑफ 5GR। कम से कम अंडर रूट 5GR की वेलोसिटी अगर आप देंगे तो वो ऊपर जाके ऐसा पूरा एक लूप कंप्लीट कर लेगा। अब याद रहेगा? नहीं सर, बोल के नहीं आता, है ना। कहाँ गिरे हो पेन? अच्छा हाँ इधर है ना, लगा तो नहीं ना, तो थैंक यू। तो अंडर रूट ऑफ 5GR। तो भाई इन ऑर्डर टू कंप्लीट, इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ सर्कल, एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए VB की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 5GR, अंडर रूट ऑफ 5GR। तो देयरफॉर फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 से मैं लिख सकता हूं VB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5GR प्लस, नॉट ब्रदर, इक्वल्स टू ट्वाइस GH। G और G हुआ कैंसल, देयरफॉर H इक्वल्स टू 5/2 टाइम्स ऑफ R। H इक्वल्स टू 5/2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R, है ना। ये आ गया भैया हमारे पास फॉर्मूला, H इज इक्वल्स टू 5/2 टाइम्स ऑफ R। ये याद रखने का, इंक्लाइंड सरफेस से आपने छोड़े और वो लूप कंप्लीट करता है। नीट में एक क्वेश्चन आ चुका था ये, उसमें रेडियस की जगह डायमीटर दिया था, तो रेडियस की जगह डायमीटर, डायमीटर को क्या लिख सकते हैं अपन? ट्वाइस R, है ना। तो अगर मुझे R के जगह रिप्लेसमेंट करना है तो रेडियस की जगह D/2 लिख सकता हूं मैं, तो वो 5D/4 हो जाएगा, है ना। या फिर वैल्यू दे सकता है, ये फॉर्मूला याद रखो बस तुम, कि हाइट h से छोड़े और उसने एक लूप कंप्लीट किया ऑफ रेडियस कैपिटल R, H इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 5/2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R। लिखो फटाफट। ठीक है, इसकी प्रॉब्लम्स फिर बाकी की हम लोग कल देखेंगे, पूरा कल इसके बचे हुए न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे। ये पूरा एनर्जी होने दो, एनर्जी का कंप्लीट हो जाता, फिर तुमको DPP सेकंड ले लेंगे और इंशाल्लाह कल आपको DPP 3 भी दे दूंगा मैं, है ना। तो DPP 3 का भी देख लेंगे फिर अपन। ये मैं टेस्ट पे क्या पे बोला था?
पिछली बार कहाँ तक हुआ था? सर्कुलर मोशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तक हो रहा ना अपना। जितना हुआ वर्क एनर्जी थ्योरम में, वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में, एनर्जी तक, वर्क एंड एनर्जी, है ना। पावर नहीं रहेगा उसमें, पावर बाकी अभी हुआ नहीं, हालांकि मेरा अंदाज़ा था कि हो जाएगा करके, मगर हो नहीं पाया, कोई बात नहीं। ऑफ कोर्स आज मतलब कल जहाँ तक होगा पूरा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तक, पूरा वर्क और पूरी का पूरा एनर्जी का पार्ट, वर्क और एनर्जी, पावर नहीं रहेगा उसमें सिर्फ, है ना।